अगर आप इसी तरह का आदमी हो जो मेहनत से कमाने वाले पैसा को वाइड रेंज ऑफ असेट्स में इन्वेस्ट करने के बावजूद भी उसको पता चलता है कि उसका पैसा की वैल्यू कम पड़ रही है। अगर आप इसी तरह का आदमी होते हैं तो आप तो चिंता मत लो। आप तो फाइनेंशियल वेल्थ पर ज़्यादा फोकस करते हुए टॉप 5% का लोग में एक होते हैं। अगर आप देखें तो आपको डिप्रिशिएटिंग असेट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है और इसको आप तो अच्छा तरीके से समझने की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डिप्रिशिएटिंग असेट्स तो आपका फाइनेंशियल जर्नी में एक जाइजेंटिक हर्डल की तरह होते हैं। अब हम देखें कि यह जाइजेंटिक हर्डल और कि यह डिप्रिशिएटिंग असेट्स को आप तो जिस तरीके से टैकल करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से ही आप तो फाइनेंशियल सक्सेस अटेंड कर पाएगी। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम एनालाइज करते। चलो वीडियो शुरू करते। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अब इसको फर्दर एनालाइज करने से पहले हम देखें कि अप्रिशिएटिंग और कि डिप्रिशिएटिंग एसेट्स तो क्या होते हैं। अप्रिशिएटिंग एसेट्स जो आपका नेटवर्थ को हर रोज़ बढ़ते ही रहते हैं वो तो अप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं, और जो एसेट्स आपका नेटवर्थ को डिप्रिशिएट कर दिया जाते वो होते हैं कि डिप्रिशिएटिंग एसेट्स। ग्रोइंग एसेट्स के लिए हम उदाहरण ले सकें कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड और कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। यह सब तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इन्वेस्टर के लिए हाई वैल्यू अप्रिसिएशन देने में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होते हैं। और डिप्रिशिएटिंग एसेट्स का उदाहरण होते हैं कि कार्स, सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कि होम इंटीरियर डेकोरेशन। यह सब अगर आप देखें तो कुछ समय होने के बाद इसके वैल्यू तो कम पड़ती है। इसी कारण के लिए हम यह कह सकें कि यह तो डिप्रिशिएटिंग एसेट्स के अंदर आते हैं। अब अगले हम डिप्रिशिएटिंग असेट्स का इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आपको पता है कि डिप्रिशिएटिंग असेट्स किस तरीके से आपका नेटवर्क को इम्पैक्ट कर सकेंगे। जब आप लोन और कि नए कार खरीदने के बारे में सोचते हैं तो उसका रोड प्राइस होते हैं कि 15 लाख, और वो 15 लाख रोड प्राइस के लिए आप तो 5 लाख तो डाउन पेमेंट कर दिया चाहते हैं और बाकी होने वाले 10 लाख के लिए आप तो लोन खरीद कर दिया चाहते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि उस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होते कि 8% पर एनम और उसका टेन्योर होते कि 5 ईयर्स। इसी कारण के लिए आप तो हर महीने 20,276 कार ईएमआई के लिए खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा लोगों तो यह कैलकुलेशन की रेफरेंस लेते हुए वो तो डिसीजन लेते हैं, लेकिन यह कैलकुलेशन वजह से आप तो एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। अगर आप देखें तो ये तो सही स्ट्रैटेजी होते हैं आपको डिसीजन लेने के लिए। अगर किसी भी आदमी लोन को उपलब्ध लेते हुए कार को खरीद कर दिया जाते तो उसके लिए क्या होते हैं। कार का एवरेज लाइफ स्पैन होते हैं कि 10 to 12 ईयर्स और कि 2.5 लाख से 3 लाख किलोमीटर। अब हम देखें कि अगर वही आदमी तो पहले 5 ईयर्स के लिए कार को उपलब्ध कर दिया जाते तो उसके लिए होने वाले एक्सपेंडिचर तो क्या होते हैं, और उस एक्सपेंडिचर में हम तो लोन को भी कंसिडर करने की ज़रूरत पड़ती है। और देखें कि कार का एक्चुअल वैल्यू 5 ईयर्स के अंतिम पर क्या होते हैं। इसमें देखें तो वो करने वाले टोटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं कि 5 लाख डाउन पेमेंट, उसके साथ 10 लाख के लिए वो तो लोन खरीद कर दिया जाते, और इसमें देखें तो वो तो 2.16 लाख इंटरेस्ट में ही देने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ भी वो कार में होने वाले रिपेयर्स और कि मेंटेनेंस कॉस्ट और कि इंश्योरेंस, ये सब के लिए भी वो तो खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। और ओवरऑल देखें तो वो तो 20 लाख तक खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अगले हम एस्टिमेट करते हैं कि कार जैसे होने वाले असर 5 साल अंतिम पर उसका एक्चुअल वैल्यू तो जितना हो सकेंगे। जनरली इंश्योरेंस कंपनी तो यही कहते हैं कार जैसे असर्स तो अगले 5 साल होने के बाद वो तो 50% डिप्रिशिएट करने के मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे। यह उदाहरण में देखें तो आप खरीदने वाले कार का एक्चुअल वैल्यू 5 साल होने के बाद होते कि 7.5 लाख, लेकिन इसके लिए आप करने वाले खर्च हो सके कि अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख। इसी कारण के लिए हम यह कह सकें कि जब आप डिप्रिशिएटिंग असेट्स जैसे कार लोन वजह से खरीद कर दिया जाते हैं तो आपके लिए 12.5 लाख लॉस होने की मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे। अगर आप वही अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो इसमें देखें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होते कि ₹5 लाख, और उसके बाद आप SIP मोड वजह से ₹20,276 हर महीने इन्वेस्ट कर सकेंगे। इसमें देखें तो 5 साल अंतिम पर अगर आप 12% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अज्यूम कर दिया जाते तो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से आप कमाने वाले रिटर्न्स होते कि 25.60 लाख। और अगर आप कार की उदाहरण लेते हैं तो
आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो डिप्रिशिएटिंग असेट्स में इन्वेस्ट करने के कारण वो तो डिप्रिशिएट होते हुए आज उसका वैल्यू होते कि 7.5 लाख। लेकिन अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो ये तो ग्रोइंग असेट होने के कारण वो तो बढ़ते हुए आप आज उसका वैल्यू होते कि 25.60 लाख। यह कैलकुलेशन तो आपको ये इंडिकेट करते हैं कि जिस तरीके से अप्रिशिएटिंग और कि डिप्रिशिएटिंग असेट्स आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी पर इम्पैक्ट कर सकेंगे। और अंतिम में देखें तो आप ही खुद डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। आप तो आपका पर्सनल नीड्स, लाइफस्टाइल और कन्वीनियंस पर ध्यान रखकर आप तो डिसीजन ले सकेंगे। लेकिन कार खरीदने की डिसीजन तो आप ही लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आप कार खरीदने के बारे में सोचते हैं तो आपको यह ध्यान रखना कि कार तो डिप्रिशिएटिंग असेट होते हैं और आपका फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए आपके पोर्टफोलियो में आप तो ज़्यादा अप्रिशिएटिंग असेट्स में भी इन्वेस्ट करने के बारे में कोशिश करना चाहिए। अब अगले हम इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में बात करते हैं। आपके घर में करने वाले इंटीरियर डेकोरेशन के लिए होने वाले खर्च तो आपका घर खरीदने के लिए आप करने वाले खर्च के साथ जोड़ कर दिया जाते हैं। और ज़्यादा लोग के दिमाग में इसी तरह होते हैं कि ये तो अप्रिशिएटिंग असेट्स की तरह के होते हैं। अगर आप देखें तो आप तो पर 1000 स्क्वायर फीट के लिए 1 करोड़ प्रॉपर्टी को खरीद कर दिया जाते हैं और उसके लिए आप तो 20 लाख तक इंटीरियर के लिए खर्च कर दिया जाते हैं। लेकिन 5 साल होने के बाद आपके दिमाग में इसी तरह आइडिया होता है कि यह फ्लैट बेचने के लिए। और देखें तो आपको यह पता चलता है कि मार्केट में बिना डेकोरेशन होने वाले इसी तरह फ्लैट तो 1.3 करोड़ के लिए बेच कर सकेंगे। लेकिन आप तो डेकोरेशन भी कर दिया जाते हैं, लेकिन भी आप तो इससे भी ज़्यादा हाइयर प्राइस के लिए आप तो डिमांड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बायर के लिए आप करने वाले इंटीरियर डेकोरेशन तो उतना पसंद नहीं करते और उसको बदलने के बारे में सोच कर दिया जाते हैं। इसी कारण के लिए आपको यह पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि घर खरीदना तो अप्रिशिएटिंग असेट होते हैं, लेकिन उसमें आप करने वाले इंटीरियर डेकोरेशन तो उसी तरह अप्रिशिएटिंग असेट नहीं होते हैं। अब अगले हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में बात करते हैं। हम तो हर बार हमारा फ़ोन और कि लैपटॉप को अपग्रेड करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह तो आवश्यक पड़ती है। हमको यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का वैल्यू तो समय से समय उसका वैल्यू तो कम हो सकेंगे, लेकिन सोशल ड्राइविंग फोर्स तो हमको इसी तरह एक्शन लेने में फोर्स कर दिया जाते हैं। और हम तो इसी तरह इल्यूशन में गिर जाते हैं कि अगर हम तो हर बार हमारा फ़ोन और की गैजेट्स को अपग्रेड कर दिया जाते तो हमको सोशल रिकग्निशन मिलते हैं। अगर आप इसी तरह इल्यूशन में गिर गया जाते तो आपके लिए पैसा हैंडल करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। और देखें तो इसी तरह आप तो अननेसेसरी और डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस को मैनेज करने में भी आपको ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। अब अगले हम डेब्ट वजह से लोन को खरीदना अच्छी बात होती है या नहीं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। आप तो डेब्ट के बारे में यह ध्यान रखना, जब आप डेब्ट को उपलब्ध लेते हुए किसी भी चीज़ को खरीद कर दिया जाते हैं तो आप तो एक्चुअल वैल्यू से भी ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट एक एडेड कॉस्ट होते हैं। आप तो जीने वाले घर के लिए आप तो होम लोन को खरीद कर सकेंगे, लेकिन अदर चीज़ों खरीदने के लिए आप तो बिल्कुल लोन को अवॉइड करने के बारे में सोचना चाहिए। और स्पेशली आप तो डेब्ट वजह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को मत खरीदना चाहिए। इसकी बावजूद आप तो ग्रोइंग असेट्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे, जिसके वजह से कॉम्पाउंडिंग आपके फेवर में काम करते हैं। अगर आप लोन को खरीद कर दिया जाते तो कॉम्पाउंडिंग इंटरेस्ट तो बैंक की फेवर में काम करते हैं और आपके अगेंस्ट काम करते हैं। आप तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि कॉम्पाउंडिंग तो 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसी कारण के लिए आप तो ज़्यादा ग्रोइंग असेट्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से कॉम्पाउंडिंग इंटरेस्ट तो आपके फेवर में काम करते हैं। अब अगले हम डिप्रिशिएटिंग असेट्स और की सोशल रिकग्निशन के बारे में बात करते हैं। जब आप डिप्रिशिएटिंग असेट्स जैसे फ्लैशी कार्स, लग्जरी इंटीरियर्स और लेटेस्ट स्मार्टफोन को खरीद कर दिया जाते तो आप तो इसी तरह सोचते हैं कि यह सब तो आपका वैनिटी और स्टेटस को इंडिकेट करते हैं और सोशल मीडिया में भी आपके लिए ज़्यादा अटेंशन पाने में यह तो मदद कर सकेंगे, जिसके वजह से आपका ओवरऑल लाइक्स और शेयर्स तो इंक्रीज हो सकेंगे। अगर आप इसी तरह सोशल प्रेशर में गिर जाते तो आप तो यह चीज़ हर समय खरीदने के लिए आवश्यक पड़ती है। अगर आप इसी तरह फ्लैशी डिप्रिशिएटिंग असेट को हर बार खरीद कर दिया जाते तो ये तो आपका ओवरऑल डेप्ट को बढ़ा कर सकेंगे। और उसके साथ साथ अगर आप इसी तरह गैजेट, सेलफोन, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी को उपयोग कर दिया जाते तो ये तो आपका ओवरऑल हेल्थ पर ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट तो कर सकेंगे। इसी कारण के लिए हम तो यह सजेस्ट करते हैं कि आपका अच्छा फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की समय आ चुका है।
अब अगले हम ग्रोइंग एसेट्स के बारे में बात करते हैं। मैं मानता हूँ कि आपको अप्रिशिएटिंग और कि डिप्रिशिएटिंग एसेट्स के बारे में अच्छा तरीके से समझ हो चुके हैं। अब हम एक कदम आगे चलते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप तो जिस तरीके का ग्रोइंग एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और जिस तरीके का ग्रोइंग एसेट्स आपको हर साल नेटवर्थ बढ़ाने में मदद कर सकेंगे। कुछ ग्रोइंग एसेट्स तो इसी तरह होते हैं कि अगर आप पहले बार देखें तो ये तो ग्रोइंग एसेट्स की तरह ही होते हैं, लेकिन अगर आप इसको इन डेप्थ एनालाइज कर दिया जाते तो ये तो डिप्रिशिएटिंग एसेट होते हैं, ये तो आपके लिए विजिबल नहीं होते। एक रियल ग्रोइंग एसेट्स इसी तरह होते हैं कि उसका पोस्ट टैक्स रिटर्न भी इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा होते हैं। अब देखेंगे एक उदाहरण, अगर किसी भी आदमी तो 1 लाख बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट होते कि 8% पर आनम। इसी कारण के लिए एक साल अंतिम पर उसका रिटर्न होते है कि 1,08,000। अगर वो तो 30% टैक्स स्लैब रेट में आते हैं तो वो 8,000 रुपीज़ इंटरेस्ट के लिए वो तो 2,400 खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखें तो टैक्स डिडक्ट करने के बाद उसका इंटरेस्ट होते है कि 5,600। अगर आपने नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट को 6% अज्यूम कर दिया जाते तो भी उसका परचेसिंग पावर तो 400 रुपीज़ नीचे गिर गया है। इसी कारण के लिए हमारा दिमाग तो 8,000 इंटरेस्ट रुपीज़ के बारे में ही सोचते, लेकिन हम तो ये टैक्स लायबिलिटी और इन्फ्लेशन के बारे में भूल सकेंगे। इसी कारण के लिए यह तो इसी तरह इंप्रेशन देते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट तो बढ़ गए हैं, लेकिन एक्चुअली देखें तो वो तो आप जितना चाहते हैं उस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट तो नहीं बढ़ गए हैं। अगर आप टैक्स को कंसिडर कर दिया जाते हैं तो एट टाइम्स देखें तो आपका इन्वेस्टमेंट तो डिप्रिशिएट ही हो सकेंगे अप्रिशिएट करने के बावजूद। हम तो ये वीडियो से ही कंक्लूड करना चाहिए, अगर आप अप्रिशिएटिंग एसेट्स की कॉन्टेक्स्ट लेते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात होते हैं, क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स और इन्फ्लेशन निकालने के बाद भी वो तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स कमाने के मौका दे दिया जाते हैं। और यही हम तो रियल ग्रोइंग एसेट्स भी कर सकेंगे और यही आपके लिए नेटवर्थ बढ़ाने में मदद कर सकेंगे। इसी कारण के लिए डिप्रिशिएटिंग एसेट ट्रैप से बचने के लिए आप तो ज़्यादा अप्रिशिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके वजह से आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में अप्रिशिएटिंग एसेट्स तो ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। अगर आपको ये अप्रिशिएटिंग और कि डिप्रिशिएटिंग एसेट्स के बारे में इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।